मनी, साइंस एंड एक्सपीरियंस, क्या कॉम्बिनेशन है। यानी अगर आपके पास पैसा है जितना चाहिए स्पेस टूरिज्म के लिए, तो साइंस के जरिए आप वो अनुभव ले सकते हैं। इसरो भी प्रयास कर रही है, ऐसा जवाब हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉर स्पेस मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्गत आता है, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो जितेंद्र सिंह जी को दिया हुआ है। तो राज्यसभा में रिसेंट जवाब में उन्होंने बताया था कि देखिए इसरो भी स्पेस टूरिज्म पर काम कर रहा है, मींस फ्यूचर हम उस पर सोच रहे हैं। तो ऐसे में जरा इस सेक्टर को जानते हैं, साथ में अभी हम कहां पर खड़े हैं, क्या चैलेंजेस हैं, यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। जरा कुछ हेडलाइन पर पहले नजर डालते हैं। इसरो प्लान्स फॉर फ्यूचर स्पेस टूरिज्म इन इंडिया, काफी न्यूज बनी इस पर। और अभी आपने अगर इससे पहले इस सेक्टर के बारे में सुना होगा तो शायद आपने जाना होगा कि फॉर एग्जांपल एलन मस्क और जेफ बेजोस और वर्जिन एयरलाइंस के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन, तो इन लोगों ने ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास कर लिया है और सक्सेसफुल फ्लाइट्स कर ली हैं। शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे तो फिर इसरो का इस फील्ड में आना एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट देता है और कैसे हम अपने आप को सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिसरप्ट दिस इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं स्पेस टूरिज्म की बात कर रहा हूं तो यानी कि आप स्पेस में जाएंगे किसके लिए, फन के लिए, राइट, अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, राइट। टूरिज्म है ना, टूरिज्म आप किस लिए करते हैं। अब ऐसे में अगर बिलियनर्स की बात करें यूएस के, तो यहां पर जो फ्लाइट है उसकी जो कॉस्ट है, आपको नहीं लगता कि इसरो ऑलरेडी पिछले कितने सारे मिशंस में, चंद्रयान, मंगलयान, हम प्रूव कर चुके हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लो बजट में हम बेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस में भेज सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर इसरो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में डिसरप्शन आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि अगर यूएस से कोई बिलियनियर है और उसको एक्सपीरियंस करना है, 450 करोड़ रुपए दिए और दैट पर्सन वांट्स टू एक्सपीरियंस फ्लाइट इन स्पेस, तो क्या जरूरी है कि वो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का इस्तेमाल करेगा? क्या जरूरी है कि वो ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस का इस्तेमाल करेगा? नहीं, वो कहेगा भाई जाना स्पेस में है ना, तो एक फ्लाइट इंडिया की लेते हैं और इंडिया से हम स्पेस टूरिज्म का मजा ले लेते हैं और वो सस्ते में है कि नहीं। तो यानी कि इससे हमारे यहाँ रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे। जब इंडिया अपनी इस टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस को शो करेगा तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे और ऐसे में इसके साथ साथ जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं उसमें जॉब्स भी इंप्रूव होंगी। तो यानी कि फ्यूचर तो यहां पर ब्राइट दिखता है। लेकिन जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी सेक्टर से रिलेटेड मेंस में, तो एग्जामिन करने के लिए कहेगी, यानी कि आपसे पूछेगी कि भाई आपको वास्तविकताओं का भी अंदाजा है कि नहीं, यानी कि क्या चुनौतियां हैं इसमें और कौन सी एजेंसी, क्या स्पेसिफिक कोई एजेंसी है भारत सरकार की जो इसको एक्चुअली सफल करने के लिए काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं। यहां से प्रीलिम्स की बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं बीच बीच में आपको शो करता रहूंगा और आपसे पूछता भी रहूंगा। सो स्पेस टूरिज्म क्या है ये तो आपको पता लग गया। अब यहां पर देखिए 3 टर्म लिखी हैं, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल एंड लूनर स्पेस टूरिज्म। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। चलिए एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे ये रॉकेट है, ठीक है। तो ये रॉकेट, ये जो आपको लाइन दिख रही है, तो ये लाइन जो है कैरमन लाइन है। कैरमन लाइन क्या है? ये बेसिकली देखिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन का कहना है ये बाउंड्री है अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस में, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म, तो इसका मतलब होता है कि रॉकेट आपको लेकर यहां से जाएगा और इस लाइन को जस्ट टच करके इससे नीचे से ही वापस आ जाएगा। तो यानी कि आपकी जो फ्लाइट होगी वो शॉर्ट होगी। आप कहेंगे सर कितना शॉर्ट होगी? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रिचर्ड ब्रेंसन की जो वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है जो कि स्पेस टूरिज्म में है, तो इनकी फ्लाइट ने एक्चुअली 90 मिनट्स का आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और ये देखिए सब ऑर्बिटल है विद पायलट है। और जो जेफ बेजोस की है वो उसका फ्लाइट टाइम है 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में यहां से वापस। जब मैं ऑर्बिटल की बात करता हूं तो ऑर्बिटल का मतलब होता है कि आपको अर्थ के ऑर्बिट में रखा जाएगा। ऑर्बिट समझते हैं, मींस एक इस वाले पाथ में यू आर गोइंग टू बी देयर। स्पेसएक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वो देखिए यहां पर इंस्पिरेशनल 4 ये इनका मिशन का नाम है और ये ऑर्बिटल फ्लाइट दे रही है। तो यानी कि एलन मस्क की कंपनी ऑर्बिटल फ्लाइट की सर्विस दे रही है। यहां पर जेफ बेजोस की कंपनी देखिए यहां पर सब ऑर्बिटल दे रही है, ऑटोनोमस सब ऑर्बिटल, और यहां पर भी सब ऑर्बिटल। यहां पर ऑटोनोमस सब ऑर्बिटल का मतलब यह है कि यहां पर जो इनका लॉन्च व्हीकल है वो ऑटोनोमस है, बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम ग्राउंड, यहां पर पायलट है। ध्यान रखने की बात है सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब आप कहेंगे सर लूनर क्या है? थर्ड वाला क्या है? लूनर का मतलब है चांद, यानी कि स्पेस टूरिज्म के लिए चांद पर जाना। तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा इस इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी हम साइंस के लिए हमने देखे इस दिशा में एफर्ट। आप कहेंगे तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? देखिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ना, राइट। टूरिज्म के लिए एक निश्चित कीमत दी जा सकती है, तो उसको हमें ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति वहां पर जाने लग रहा है, मतलब वी नीड सो मेनी पीपल सो दैट प्रोजेक्ट कैन बी वायबल, राइट।
तो ये 3 हो गए। और इस कैरमैन लाइन को प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ गवर्नमेंट का विजन क्या है? मिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो जवाब दिया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हमने ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम यह है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में पहले अपनी टेक्निकल प्रोनेस को शो करना चाहते हैं। ये भारत का मानव को स्पेस में भेजने का मिशन है। क्या आप बताना चाहेंगे कि इंडिया का पहला मिशन कौन सा है बाय विच वी वांट टू एक्चुअली ब्रिंग ह्यूमंस इन द स्पेस? आंसर है गगनयान। तो गगनयान एक्चुअली उसका सक्सेस जो है सीधा सीधा हमारे स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं उसकी गहराई में भी जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमने ऑलरेडी स्टेब्लिश की है एजेंसी, उसका नाम है इन स्पेस, ठीक है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री या कोई एजेंसी हो जाती है, एजेंसी या फिर इनिशिएटिव। तो यहां पर इन स्पेस का मतलब क्या? इंडियन, देखिए इंडियन, एस से स्पेस, अब पी से प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अगर आपसे पूछूं कि जो इन स्पेस है ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट बना दे यूपीएससी कि इन स्पेस जो है एक्चुअली इट कम्स अंडर इसरो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? भाई इसरो तो आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मुद्दा ये है कि ये इसके अंडर आती है कि नहीं आती है। तो शायद कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर, ये हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि हाँ ये स्पेस सेक्टर में प्रमोशन कर रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, और ऑथराइजेशन कर रही है, और ये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में लिंकेज बैठा रही है। तो यानी कि स्पेस सेक्टर में तो इंडिया में जो मेन रेगुलेटर है वो कौन है? इसरो है, राइट। और आप कहेंगे कि इसके अंडर है, वो गलत हो जाएगा। यानी कि इसरो के अंडर नहीं आती, ये ऑटोनोमस एजेंसी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को रिपोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बनाई है, ये इसरो के अंडर नहीं आती। हालांकि जो इसरो की जितनी लैब्स हैं, जो उनके टेक्नोलॉजीज हैं, तो ऐसे में उनको प्राइवेट सेक्टर से लिंक करने की जिम्मेदारी इसकी। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये बोल बचन वाली बात लग रही है, कैसे लिंक, मतलब क्या हुआ? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपकी कंपनी एक्चुअली कुछ डेटा चाहती है जो कि इसरो की सैटेलाइट्स आपको दे सकती हैं, विशेष तरह का डेटा है। उस डेटा के बलबूते आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी सर्विसेज है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे में आपकी जरूरतों को इसरो तक पहुंचाना, और इसरो की कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैब की आपको सहायता चाहिए, उसके लिए सिंगल विंडो आपके लिए बना दी गई है, इन स्पेस। तो मुझे बताइए, प्राइवेट सेक्टर हमारे देश का वो इसरो की जो तकनीक है उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये तो हो गई पहली बात, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी उसका यूज कर पाओगे आप आसानी से। दूसरा फायदा देखिए क्या है, अगर आपको लगता है कि स्पेस सेक्टर में मुझे ये एक्चुअली सुविधाएं चाहिए, भाई आप तो अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विसेज देते हो, तो भाई आपको तो अब ऐसा नहीं है कि आप तो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आप चाहोगे कि यार इसरो अपनी नेक्स्ट सैटेलाइट में आपकी जरूरतों का ध्यान रखे। तो ऐसे में वो इसरो से कराना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये भी इन स्पेस की ही जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि एक्चुअली इंडस्ट्री एंड इसरो जो रिसर्च एंड थिंक टैंक की तरह हमारे, तो उसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी बाय दिस इन स्पेस। 2020 में स्टैब्लिश हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इंडिया के स्पेस सेक्टर के फ्यूचर के लिए। व्हाट इन स्पेस, यही मैंने आपको भी कहानी पूरी बताई है, और साथ में स्टार्टअप्स को लेकर आएगी, प्लस जो स्टूडेंट्स स्पेस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं उनकी स्किल्स को होन करने के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी बीच में चलाती रहेगी, जिससे कि स्पेस सेक्टर में हमारे पास टैलेंट आ सके। तो देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट लिंक, एजुकेशन सेक्टर या किसी भी सेक्टर, इवन एजुकेशन सेक्टर को भी मेंशन किया गया इन स्पेस के पूरे प्रोफाइलिंग में कि एजुकेशन सेक्टर को जिन चीज़ों की नीड है, इट मे बी मैप्स, इट मे बी एनी डेटा, तो वो एक्चुअली इसरो से ये दिलवाएगी। साथ में इसरो की जो एक्सपर्टीज है प्राइवेट सेक्टर बता दी मैंने। अब देखिए इन स्पेस में 3 डायरेक्टोरेट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या डायरेक्टोरेट है? पहला है प्रमोशन डायरेक्टोरेट। प्रमोशन का मतलब है ऑलरेडी जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है वो क्या क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट किया जाए, जिससे कि इंडस्ट्री को पता लगे अरे यार ये तो मेरे भी काम आ सकता है, ये तो मेरे भी काम आ सकता है, राइट। तो ऐसे में प्रमोशन का काम इस डायरेक्टोरेट का होगा। दूसरा जो इसकी आर्म होगी वो टेक्निकल डायरेक्टोरेट होगी, यानी कि इसका काम होगा कि इसरो को कौन कौन नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, राइट। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन, जो ऑलरेडी नए प्रोग्राम हाँ दे दिए गई है, मतलब ओके कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो एक्चुअली उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है और उससे रिलेटेड इसरो को जो ऑथराइजेशन या सपोर्ट की जरूरत है वो भी इन स्पेस प्रोवाइड कर रही है। ध्यान रखिएगा 3 ऑर्गन्स हैं इसके। इस तरीके से इन स्पेस पे एक्चुअली क्वेश्चन बन जाएगा मल्टीपल स्टेटमेंट, जब आप सही कर दोगे फिर आप याद करिएगा। अब देखिए ये मैंने लिंक तो आपको बता दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में स्पेस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, तो आप कहेंगे सर इसरो, इसमें क्या बड़ी बात है, हम अभी गूगल करके बता देंगे, है कि नहीं।
देखिए, पहले रेगुलेशन की मेजर जिम्मेदारी इसरो के पास थी, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट मिस्टर जितेंद्र सिंह का आया तो बताया गया है कि एक्चुअली जो इन स्पेस है, नाउ इट इज गोइंग टू बी हैविंग दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटर, यानी कि इसरो नहीं, अब इन स्पेस रेगुलेशन। अब इसरो क्या करेगा? इसरो करेगा अपना रिसर्च, इसरो करेगा उन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट जिसकी जिम्मेदारी इसरो को दी गई है। अब अगर एक और खूबसूरत क्वेश्चन आपसे यूपीएससी बना दे, स्टेटमेंट में डाल दे कि दैट इन स्पेस इज गोइंग टू वर्क एज लिंकेज बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो आपको हाँ याद आ गई, ये तो पढ़ाया हुआ सर ने, ठीक है, कॉमा, and the decisions with regard to this relation taken by IN-SPACE will be binding on ISRO। अब बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? यानी कि वो क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि भाई IN-SPACE जो है वो लिंक की तरह काम कर रहा है इसरो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। भाई इनकी जरूरत पूछी, इसरो को बताई, राइट, या इसरो और इनका एंगेजमेंट करा है, तो ऐसे में जो बीच में लिंक का काम कर रहा है तो इसमें IN-SPACE का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा इसरो पर। ये बताइए स्टेटमेंट ट्रू लग रही है या फॉल्स लग रही है? देखिए, कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप ट्रैप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे यूपीएससी के। जनरल जानकारी तो कहीं पर मिल जाएगी। देखिए, तो ऐसे में इसका जो आंसर है वो ट्रू है, यानी कि IN-SPACE के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात है, लिंकेज की बात है, तो ऐसे में IN-SPACE का जो फैसला होगा वो इसरो पर बाध्य होगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आई थिंक अब गलत नहीं होगा आपका। नाउ इंडियाज एंडेवर्स, अब इंडिया का प्रयास क्या चल रहा है? सबसे पहले तो गगनयान, गगनयान पर अभी क्या कर रही है? तो कहा गया है कि ऑलरेडी जो क्रू मॉड्यूल है उसके टेस्ट हो गए हैं, तो HAL ने उसका क्रू मॉड्यूल बनाया। मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो गगनयान है उसमें हमारी कोशिश यह है कि 3 से 4 लोग हम जो है स्पेस में भेजेंगे। 3 से 4 लोग, ऑलरेडी 4 इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग इस विषय में चल रही है, जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया है इस मिशन के लिए। और जो इसमें एस्केप यूनिट होती है, भाई अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो निकल जाए, तो उसका भी टेस्ट हो गया है, लेकिन अभी उसके 3 राउंड और बाकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसरो द्वारा। टेस्ट बूस्टर्स हो गए, प्रोपल्शन सिस्टम पर फर्दर टेस्ट अभी चल रहा है। अगर मैं स्टेटस की बात करूं स्पेस टूरिज्म के तरफ, आप कहेंगे स्पेस टूरिज्म, ये तो गगनयान, पहले हम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को वहां भेज रहे हैं, अपनी टेक्निकल प्रोनेस शो कर रहे हैं। जब हम ये कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा स्पेस टूरिज्म होगा, तो इसका सफल होना बहुत जरूरी है। स्पेस स्टेशन बताया जा रहा है कि 2030 तक हम कर लेंगे। आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब? इससे यह है कि हम जो ह्यूमन स्पेस मिशन करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ह्यूमन स्पेस मिशन की जो एक्सपर्टीज है वो जरूरी है हमारे स्पेस स्टेशन के लिए भी? कारण अब स्पेस स्टेशन पर भेजोगे ना हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, लोगों को वहां डॉक कराओगे, तो यानी कि वो एक्सपर्टीज तो हमें लेनी होगी ना। आप कहोगे सर इतनी बार हम सुनते हैं इसरो ने ये रॉकेट, ये सैटेलाइट, अरे वो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करना और ह्यूमन मिशन करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई लोगों को भ्रांति रहती है यार स्पेस में तो अभी तक इसरो शायद ह्यूमन मिशन कर ही रही होगी, ऐसा नहीं है। गगनयान फर्स्ट ह्यूमन मिशन, सैटेलाइट भेजना अलग बात होती है, राइट। और इसमें GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। 20 टन हमारे स्पेस स्टेशन का वजन होने वाला है, 2030 तक का टारगेट है। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर सिंपल से स्टेटमेंट यूपीएससी बना दे कि यार जो स्पेस स्टेशन का जो टारगेट है हमारा 2030 का, इससे पहले गगनयान का सक्सेसफुल होना जरूरी है, या आप बताइए कि इसके बाद भी गगनयान सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं नहीं, इससे पहले जरूरी है। जब इससे पहले गगनयान सक्सेसफुल हो जाएगा तभी तो हम एक्चुअली ह्यूमंस को स्पेस में भेज पाएंगे, ह्यूमंस को स्पेस में भेज पाएंगे तभी तो स्पेस स्टेशन एक्चुअली मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा। तो यानी कि आपको नहीं लगता दोनों चीजें क्या इंटरकनेक्टेड है? पहले गगनयान और उसके बाद फिर स्पेस स्टेशन, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये दोनों लिंकेज है। तो कहा जा रहा है कि पहले गगनयान होगा सक्सेसफुल, उसके बाद 5 से 7 साल बाद हम स्पेस स्टेशन को सक्सेसफुल करेंगे। तो इस हिसाब से क्या नजर आता है आपको कि कब तक एक्चुअली गगनयान का अंदाजा लग रहा है आपको? तो कुछ रिपोर्ट कह रही है 2024, एक टेस्ट फ्लाइट कही जा रही है 2020 से 21 में प्लान थी, लेकिन कोविड की वजह से हमने उसको डिले कर दिया। वो टेस्ट था, मतलब दैट वाज नॉट द फॉर्मल प्लान। इसरो कैन मेक स्पेस ट्रेवल अफोर्डेबल। मैंने आपसे कहा कि जो इंटरनेशनल स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें एक मेजर डिसरप्शन ला सकती है इसरो, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो है अफोर्डेबिलिटी, राइट। और मुझे बताइए अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में किसका प्रोडक्ट या किसकी सर्विसेज चलती हैं? भाई जिसकी क्वालिटी हो और जो अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो इसरो ने तो वो मैजिक पहले दिखा चुका है अपना, राइट। जितने में उनकी एक एवेंजर्स की मूवी बनती है ना 950 करोड़, उससे सस्ते में तो हम अपने स्पेस मिशन कर देते हैं, राइट। तो ये हमारी टेक्निकल प्रोनेस है। अभी हमारा जो इंडियन स्पेस टूरिज्म के लिए बजट है उसमें 5000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, राइट, ध्यान रखिएगा।
रोल ऑफ गगनयान, तो सबसे पहले तो ये हमारी कैपेबिलिटीज को शो कर देगा, तो दुनिया को पता लग जाएगा अच्छा, यानी कि अब अगर हमें भी अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजना हो अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, तो हम भी भारत की मदद ले सकते हैं। तो भारत में रेवेन्यू भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉब्स भी प्रमोट होंगी। अब रुकावटें क्या हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा एग्जामिन से, तो एग्जामिन का मतलब होता है आपको बताना होता है कि देखो रुकावटें क्या हैं, राइट, वो भी बताना होगा। सबसे पहले तो लूप होल्स हैं गगनयान में। आप कहोगे लूप होल्स क्या? लूप होल्स का मतलब यह है कि हमारा जो मिशन है वो साइंस का मिशन है, यानी कि गगनयान के थ्रू हम जो आईएफ ऑफिसर्स को भेज रहे हैं उसका पर्पस है कि हम साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं, हम अपनी तकनीक को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर वर्जिन गैलेक्टिक की बात की जाए, जेफ बेजोस की बात की जाए, एलन मस्क की बात की जाए, तो इनकी जो कंपनीज हैं इनका एजेंडा बिल्कुल अलग है। मतलब ये एक तरीके से देखिए, जब तक हकीकत से वास्ता नहीं हुआ तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ये सही मायने में इसरो से बहुत आगे हैं ये कंपनीज इस समय। कारण क्यों? क्योंकि इनके पास जो फंडिंग है वो ये मैवरिक बिलियनर्स कर रहे हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये कह रहे हैं कि स्पेस में जाने का एक्सपीरियंस करना है। साइंटिस्ट कितना चाहिए? साइंटिस्ट ने कहा मात्र 2000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ लो, लेकिन ऐसा बना दो कि मैं भी जाऊं और औरों को भी ले जाऊं और ये एक वायबल मॉडल बन जाए। तो दे आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। लेकिन इसरो जो है वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट फंडिंग पर। तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट फंडिंग into this sector in America by these billionaires is one reason कि that is why they are far ahead? भाई पैसा तो लगता है ना, रिस्क भी लेना होता है, तो प्राइवेट सेक्टर आसानी से रिस्क ले लेता है। अब दूसरा एक जो लूप होल है गगनयान में कि अभी हम एक्सपेंडेबल रॉकेट्स का यहां पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो रॉकेट जो जाएगा और उसके बाद विच इज गोइंग टू फेल इनटू द सी, ठीक है, एक बार यूज हो गया। लेकिन स्पेस टूरिज्म में ऐसा थोड़ा ना करना है। स्पेस टूरिज्म में वी नीड टू यूज रीयूजेबल रॉकेट्स, तो ये एक्चुअली हमें करना ही करना होगा। एक्चुअली रीयूजेबल रॉकेट्स को ऑलरेडी जो ये फॉरेन कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मस्क की कंपनी, दे आर यूजिंग, राइट। तो हमें इस तरफ सोचना होगा। दूसरा देखिए, इनके पास फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से, हमारी अभी इसरो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पर। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ये कहा जा रहा है, यानी कि हमें कॉन्फिडेंस शो करना होगा अपने अंदर भी, अपनी तकनीक के अंदर भी। रिलायबिलिटी शो करनी होगी, भाई रिलायबिलिटी इज दी फोरमोस्ट फैक्टर। भाई अगर आप एक ट्रेन में भी जाते हैं या फिर आप एरोप्लेन में भी जाते हैं, तो यू ओनली सिट देयर व्हेन यू थिंक कि हाँ ये रिलायबल फ्लाइट है, ऐसा पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे। तो सबसे पहले तो वो प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे देश के बिलियनियर, दुनिया के बिलियनियर यहाँ पर पैसा देंगे स्पेस टूरिज्म के लिए। तो ये एक फैक्टर है, हमें रिलायबिलिटी शो करनी पड़ेगी, अभी एक्सपीरियंस कम है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि देखिए, ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हमें जाना ही होगा, राइट। जहां फ्यूचर है वहां पर हमें होना होगा, राइट। और ये मार्केट ये नहीं कि हम केवल इंडिया को कैटर करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पर कैटर करेंगे। अगर ये प्राइवेट कंपनीज वायबली, मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट कर पा रही हैं और ये फ्लाइट्स कर पा रही हैं, तो यानी कि हम अगर इस फील्ड में आ जाए तो डेफिनेटली वी कैन डू गुड। तो इन्वेस्टमेंट, जॉब्स एंड रेवेन्यू ये इंक्रीज होगा ही होगा। अब नीड क्या है इसके लिए? तो अगर आपके आंसर में आपको डायरेक्ट पॉइंट देना, क्रिस्प पॉइंट अपने मेंस के आंसर में या फिर फिल्म्स में वो स्टेटमेंट बना दे, तो दीज आर द नीड्स। स्टेप्स भी यही हैं। सबसे पहले तो हमें फ्लॉलेस गगनयान प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना होगा, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। दूसरा, फिर हमें मल्टीपल रिपीट करने होंगे। क्यों? पहले तो गगनयान सक्सेसफुल होगा, फिर कई बार गगनयान जैसे मिशन करने पड़ेंगे, जिससे कि भरोसा आए। भरोसा जरूरी है ना। जो व्यक्ति 450 करोड़ 500 करोड़ 10 मिनट के एक्सपीरियंस के लिए दे सकता है, तो जान की कीमत तो है कि नहीं है ना। डेवलप वो साइंस के लिए नहीं जाएगा, वो जाएगा अपनी जिंदगी और अपने अनुभव के लिए, ठीक है ना। साइंस के लिए और लोग जाते हैं। डेवलपमेंट सक्सेसफुल, जैसे मैंने कहा, रीयूजेबल रॉकेट्स, थर्ड पॉइंट रीयूज। इसके बाद एंश्योरिंग कि हम लो कॉस्ट इसको रखें, क्योंकि लो कॉस्ट रखेंगे तभी एक्चुअली टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। याद करने का तरीका, सबसे पहले गगनयान, सबसे पहले तो गगनयान, फिर मल्टीपल, फिर रीयूजेबल रॉकेट और फिर लो कॉस्ट, GMRL। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अपने आंसर में यूज कीजिएगा। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ जाइए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। आपका कोई भी सवाल है, I'll be there. Now, just take this question. Presence of water molecules on moon, presence of minor elements, information about solar flares. Which of the above were the information gathered by Chandrayaan-2? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है, वो देखना चाहता है कि अपडेटेड हो कि नहीं, भाई क्या पर्पस है और क्या लिया है। डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखनी होती है डिटेल पे, व्हाट वी हैव गैदर्ड। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप शशांक त्यागी फॉर यू में शेयर कर देता हूं। एग्जामिन द वायबिलिटी एंड नीड ऑफ इंडिया स्पेस टूरिज्म एवेन्यूज, यानी कि वायबिलिटी क्या है, यानी कि आपको एग्जामिन करना है कि भाई हो सकता है और होने में अभी क्या क्या दिक्कतें हैं, और नीड क्या, जरूरत क्या है। तो आई थिंक अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आफ्टर दिस डिस्कशन, और यही इस क्लास का पर्पस था। फिर मिलते हैं